स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। तकरीबन एक महीना पहले नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे की रिपोर्ट को जारी किया था और उस सर्वे के आधार पर यह कहा गया था कि 63 यानी कि 63% जो आबादी है बिहार की वो ओबीसी और एबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, जिनकी आबादी में 10% का इजाफा हुआ है इस जातीय सर्वे के बाद। इसके अलावा जो सामान्य वर्ग है, जो अपर कास्ट जिसको कहते हैं मुसलमानों में, या जो सामान्य जातियां हैं, उनकी संख्या जो है 15% के आसपास है। वहीं जो दलित कम्युनिटी है, दलित समुदाय है, उनकी आबादी को 19% के आसपास आंका गया था। एक महीने के बाद नीतीश कुमार ने जो सामाजिक आंकड़ा जारी किया था, उसका जो आर्थिक सर्वेक्षण है और साथ ही शैक्षणिक और जो अलग अलग पैरामीटर्स पे, यानी कि 17 पैरामीटर्स पे ये सर्वेक्षण किया गया था, उसकी रिपोर्ट को जारी कर दिया है बिहार में। और इससे एक नए बवंडर, एक नए इसके रामिफिकेशन जो पूरे देश भर में जिसकी उठने की संभावना जताई जा रही है। तो उस सर्वेक्षण में जो नीतीश कुमार ने जारी किया है, उसकी मुख्य बातें क्या है, उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, और किस तरह से बीजेपी इस पूरी कहानी में, यानी कि बिहार की जातीय जनगणना हम नहीं कह सकते, लेकिन बिहार के जातीय सर्वे के बाद जो स्थिति पैदा हो रही है, उसमें बीजेपी कहां पे बैठती है और किस तरह की स्ट्रेटजी, किस तरह की रणनीति बीजेपी आने वाले दिनों में अपना सकती है, उसकी हम थोड़ी बहुत समीक्षा करेंगे। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात बिहार के जातीय सर्वे की, उसके शैक्षणिक, उसके आर्थिक पहलू की। तो नीतीश कुमार के आज के जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से जो उसकी मोटी बातें हैं, उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। उसकी मोटी बात यह है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, उसमें जो गरीबी की हालत है, यानी कि 33% जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं वो गरीब हैं। जो अपर कास्ट हैं, जो सामान्य वर्ग है, उसमें 25% गरीब लोग हैं। जो ईबीसी कम्युनिटी है, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, उसमें 33% जो लोग हैं वो गरीब हैं। वहीं एससी और एसटी में ये जो गरीबी का आंकड़ा है वो 42% है, यानी कि एससी में जो ये आंकड़ा है 42.93%। वहीं जो अनुसूचित जनजाति है उसमें 42.71% ये आंकड़ा है गरीब लोगों का। जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग में जो सबसे गरीब है वो बिहार की डोमिनेंट कास्ट भूमिहार है। यानी कि सामान्य जो अभी तक लोग ये समझते थे कि बिहार में जो कास्ट सिस्टम है उसमें जो भूमिहार जाति है वो सबसे डोमिनेंट कास्ट मानी जाती है, जिसने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, जो लालू प्रसाद का पूरा रजीम था, उनके जंगल राज के खिलाफ आंदोलन किया, वो एक अमीर तबका माना जाता है। लेकिन जो जातीय सर्वे हुआ, उसकी जो आर्थिक रिपोर्ट जारी की गई, उसमें भूमिहार जो है सबसे गरीब जाति है। यानी कि अपर कास्ट में भूमिहारों की गरीबी की का जो प्रतिशत है वो 27.58% भूमिहार जो हैं वो गरीब हैं। जो अपर कास्ट में दूसरी जो गरीब जाति है वो भूमिहार के बाद ब्राह्मण आती है, जो 25% गरीबी है। राजपूत तीसरे नंबर पर है, 24% उनमें गरीबी है। जो कायस्थ है, जो अपर क्लास जिसको कहते हैं सामान्य वर्ग, उसमें सबसे कम गरीब जो है वो जाति कायस्थ है, यानी कि 13.83% जो कायस्थ हैं वो गरीब हैं। यानी कि वो सबसे अमीर जाति है, एक तरह से आप कह सकते हैं सामान्य वर्ग में। जो इस आर्थिक जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें, उसके हिसाब से अगर आप देखें, जो सबसे इंटरेस्टिंग दो जातियां हैं जो बिहार की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पूरे देश की पॉलिटिक्स में इस समय सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही हैं, जो कास्ट सेंसस की डिमांड जो अलग अलग पार्टियां उठा रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर मंडल पार्टियां, समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी तो और आरजेडी और बीजेपी ने तो वहाँ पे कास्ट सर्वे को अनुमति दी थी और वहाँ पे कास्ट सर्वे हुआ। लेकिन बाकी पूरे देश भर में जो कास्ट सेंसस की डिमांड उठ रही है, उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रमुख जो मुद्दा है वो ओबीसी का है। अगर ओबीसी को देखें कि वहाँ पर गरीबियों की स्थिति क्या है, कौन जाति सबसे ज़्यादा गरीब है और कौन जाति कम गरीब है, तो उसमें अगर हिस्सेदारी देखें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओबीसी में जो सबसे डोमिनेंट जाति है बिहार में, ओबीसी में वो यादव जाति है और वो सबसे ज़्यादा गरीब हैं।
जो कि बीजेपी के का जो पूरा जो नैरेटिव है उसके अगेंस्ट जाता है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि अमित शाह बिहार में रैली करने गए थे और उस बिहार की रैली में अमित शाह ने यह कहा कि जो जातीय सर्वे है, जो नीतीश कुमार का जातीय सर्वे है, उसमें 2 जातियों की हिस्सेदारी यानी कि यादव और मुसलमान, इनकी हिस्सेदारी को ज़्यादा बताया गया है। और ये दोनों जो जातियां हैं वो आरजेडी का वोट बैंक है, यानी कि लालू प्रसाद की जो पार्टी आरजेडी है उसका जो वोट बैंक, क्रूशियल वोट बैंक यादव और मुसलमान है। और इसीलिए लालू प्रसाद की जो पार्टी है उसको कहते हैं कि 30% से शुरुआत करती है, कि यानी कि 15% यादव हो गए और 16% मुसलमान हो गए, तो 30% से उसकी शुरुआत होती है। तो वो जो है ओबीसी में सबसे गरीब जाति यादव है। उसके बाद जो अगर आप देखें कि ओबीसी में जो यादवों के अलावा जो जातियां हैं जिनकी गरीबी की जो हिस्सेदारी है, उसमें कुशवाहा जो है वो 34% उनकी गरीबी की हिस्सेदारी है, बनिया 24%, सोनार 26%, गोस्वामी 30%, कुर्मी जो हैं उसके मुकाबले यानी कि यादव के मुकाबले ज़्यादा अमीर हैं। उनकी जो गरीबी का प्रतिशत है वो 29% कुर्मी हैं। ईबीसी अगर जातियां देखें, जो नीतीश कुमार का क्रूशियल वोट बैंक है, जो नीतीश कुमार ने महादलित के नाम पर इतने सालों में ईबीसी को इकट्ठा किया, तो उनकी जो हिस्सेदारी है वहाँ भी एक तरह से अलग अलग जातियों में अलग अलग गरीबी का प्रतिशत है। लेकिन अगर हम मल्लाह देखें, जो क्रूशियल बिहार का वोट बैंक है, जहाँ पे वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जिसका नेतृत्व करते हैं, यूपी में अगर देखें तो निषाद पार्टी उसका नेतृत्व करती है, 34% गरीब जो हैं वो ईबीसी में मल्लाह हैं। वैसे ही अगर आप देखें कि नोनिया जाति, जिसमें कि जिनकी नेता बिहार ने जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी तो उनकी नेता को, रेणु देवी को, बीजेपी ने डिप्टी सीएम बनाया था, उनकी हिस्सेदारी 35% से ज़्यादा है गरीबी में। वैसे ही नाई जो कम्युनिटी है उसकी 38% है, प्रजापति है 33% है, तेली जो है वो 29% की हिस्सेदारी है। तो 2 तरह के आंकड़े जो हैं, पहला जो आंकड़ा ये कहता है कि कुल मिलाकर जो पिछले महीने जो आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें कि 63% बताया गया था कि बैकवर्ड कम्युनिटी है, यानी कि ईबीसी 36%, ओबीसी 27%, उनकी गरीबी में यानी कि सामाजिक रूप से तो वो पिछड़े हैं ही, वो आर्थिक रूप से भी उतने ही पिछड़े हैं। उसी तरह से दलित और जो एसटी कम्युनिटी है, वो जो एक पॉपुलर परसेप्शन है और जो 1931 का जो आंकड़ा कहता है, सर्वेक्षण जो जनगणना का, जो जातीय जनगणना का जो डेटा कहता है कि ये सारी जातियां सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। बिहार का जो कास्ट सर्वे उस बात को रेटिफाई करता है कि ये सारी जातियां जो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं वो आर्थिक रूप से भी उतनी ही पिछड़ी हुई हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद ये साबित हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी का जो डेटा है उसको देखें तो सरकारी नौकरी के हिस्सेदारी में सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो कायस्थ कम्युनिटी की है। कायस्थ कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि वो पढ़ने लिखने वाली कम्युनिटी रही है, शुरुआत से ही उनका ध्यान पढ़ने लिखने पर रहा है, तो इसलिए सरकारी नौकरी में जो उनकी हिस्सेदारी है वो 6% से ज़्यादा है। वहीं अगर देखें कि ब्राह्मण की हिस्सेदारी 3.6%, भूमिहार की हिस्सेदारी 4.99%, यानी कि तकरीबन 5% के आसपास उनकी हिस्सेदारी है। राजपूत कम्युनिटी की हिस्सेदारी 3% से ज़्यादा, यानी कि 3.81% है। कुर्मी की हिस्सेदारी 3.11%। जो यादव हैं, यादव की हिस्सेदारी, जैसा कि आर्थिक रूप से वो ओबीसी कम्युनिटी में पिछड़े हुए हैं, वैसे ही उनकी सरकारी नौकरी में भी हिस्सेदारी कम है, वो 1.55% है। कुशवाहा कम्युनिटी जो बिहार में एक और दूसरी जो डोमिनेंट कम्युनिटी है ओबीसी वर्ग में, वो उसकी हिस्सेदारी 2.4% है। एक और आंकड़ा जो इस सर्वेक्षण का है वो कि घर किसके पास है, किस जातियों के पास में घर है और कितने % जो लोग हैं जिनके पास में मकान है या जो बिना मकान के हैं। तो 26.54% जो लोग हैं वो खपरैल मकान में, टीन के मकान में, जिनके घर खपरैल वाले हैं, उनकी हिस्सेदारी पूरी जनसंख्या में 26% लोगों के पास खपरैल मकान है। झोपड़ी वाले जिनके पास में मकान नहीं है, खपरैल मकान भी नहीं है, जिनके पास में केवल झोपड़ी है, वो 14% लोग जो हैं जिनके पास में झोपड़ी है। एक रूम का जो घर है
उनकी हिस्सेदारी 22% है। 2 रूम और उससे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है 36% है, और जिनके पास कोई घर नहीं है वो 0.24% ऐसे लोग हैं। जो शैक्षणिक जो डेटा आया है, शैक्षणिक डेटा भी बहुत चौंकाने वाला है। यानी कि बिहार में ग्रेजुएट जो हैं यानी कि जिन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है वो मात्र 7% है। यानी कि 7% की जनता ही बिहार में ग्रेजुएट है। इसके अलावा पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के जो लोग हैं वो 22% लोग पहली से 5वीं कक्षा तक ही पढ़े हुए हैं। इसके बाद 6ठी से 8वीं कक्षा तक के जो लोग हैं वो 14% हैं। 9वीं से 10वीं कक्षा के जो लोग हैं वो 14% हैं। 10वीं से 12वीं कक्षा के जो लोग हैं, जहाँ तक जिन्होंने पढ़ाई की है, वो 9% के लोग हैं। तो शैक्षणिक जो स्थिति है, जो इकोनॉमिक स्थिति है, वो ये डेटा जो बिहार सरकार ने जारी किया है उससे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। लेकिन अब इसका रैमिफिकेशन क्या होगा, अब इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा हो कि जिस तरह से बीजेपी के पूरे अगर नैरेटिव को देखें तो पिछले कुछ सालों में, जब से 2014 में नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता में आए हैं, तो नरेंद्र मोदी के दिल्ली में आने का और सफलता पाने का जो एक बड़ा राज है वो ओबीसी कम्युनिटी का पोलराइजेशन है बीजेपी के लिए। अगर आप देखें कि 2009 में जो ओबीसी कम्युनिटी बीजेपी को वोट करती थी वो 22% था, लेकिन 2019 के आंकड़ों को देखें तो ये डबल हो गया है। यानी कि 44% ओबीसी की जातियां बीजेपी को वोट कर रही है। जो ओबीसी जातियां एक ज़माने में मंडल पार्टियों की बहुपति मानी जाती थी, यानी कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीएस, चौटाला, इन सारी पार्टियों की वो बहुपति मानी जाती थी, क्योंकि मंडल कमीशन के रिपोर्ट के लागू होने के बाद इन सारी पार्टियों का उस सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसमें उन्होंने बाजी मारी, और उसके बाद ये सारी पार्टियां मजबूत होती गई, और जो कांग्रेस था, कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हो गया और कांग्रेस लगातार ओबीसी वोट को खोने लगी। बीजेपी ने मंडल के बनाम कमंडल की पॉलिटिक्स की, और इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं अगले 10 सालों तक यानी कि 1990 के बाद के दशक तक बीजेपी कमंडल की पॉलिटिक्स करती रही, और बीजेपी का ग्राफ उस तरह से कमंडल की पॉलिटिक्स करने के कारण बढ़ता रहा। लेकिन बीजेपी ने ओबीसी जातियों का जो डोमिनेंस था उसको किस तरह से बीजेपी अपने पक्ष में कर सके, इसके लिए गोविंदाचार्य ने अपने ज़माने में इसकी शुरुआत कर दी थी, सोशल इंजीनियरिंग के ज़माने में, और इस तरह से कल्याण सिंह से लेकर तमाम वैसे जो ओबीसी लीडर हैं उनको आगे किया गया, और इसके सहारे बीजेपी राजनीति के पायदान पर चढ़ती गई। लेकिन 2014 के बाद इसमें नरेंद्र मोदी ने काफ़ी एडिशन किया, और नरेंद्र मोदी ने जो एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग राज्यों में, जो डोमिनेंट कास्ट की ओबीसी हैं उनके खिलाफ जो नॉन डोमिनेंट कास्ट की ओबीसी जातियां हैं, जो ईबीसी जातियां हैं, उनको खड़ा करना शुरू किया। और ये एक्सपेरिमेंट यूपी में पूरी तरह से सफल रहा, जहां पर जो डोमिनेंट कास्ट की ओबीसी जातियां यानी कि अखिलेश यादव की जो पार्टी, जो यादवों की पार्टी कही जाती है, उसके खिलाफ में जो ओबीसी की कम डोमिनेंट कास्ट की जो जातियां हैं, चाहे वो सैनी हो या फिर ईबीसी में नाई हो, मछुआरे हों, ये सारी जातियों को इकट्ठा किया, और ये सारी जातियां हिंदुत्व के पोलराइजेशन के का छौंक लगाते हुए, जो आरएसएस काफ़ी सालों से अपने प्रोजेक्ट को चला रहा है कि इन सारी जातियों को कास्ट ब्रैकेट तोड़कर हिंदुत्व के फ्रेम में लाया जाए, और ये सारी जातियों ने हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी को वोट किया, और इसलिए बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। अब बीजेपी की कहानी फंसी कहां पर है? आपने अगर देखा होगा कि थोड़े दिन पहले अमित शाह का एक बयान आया, जो छत्तीसगढ़ के उन्होंने मैनिफेस्टो जारी करते हुए उन्होंने बयान दिया। बाद में उसी बयान को उन्होंने बिहार में भी दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कास्ट सेंसस है उसको लेकर कराने के विरोध में नहीं है, लेकिन इसके कई सारे इम्प्लीकेशन हैं, उसको बीजेपी को उस पर सोचना पड़ेगा। बीजेपी जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो ये कहती रही हैं कि बीजेपी इसलिए कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहती है नेशनल लेवल पर, क्योंकि उससे ये साबित हो जाएगा, उससे ये पता चल जाएगा, जैसे कि बिहार के सर्वे ने दिखा दिया है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां हैं वो आर्थिक रूप से भी पिछड़ी हुई हैं। तो वैसी स्थिति में कल की तारीख में जो बीजेपी का जो वोट बैंक है अपर कास्ट, जिसमें कि तमाम अपर कास्ट की जातियां जो बीजेपी को वोट करती रही हैं हिंदुत्व के फ्रेमवर्क में, वो कहीं ना कहीं टूटेंगी, क्योंकि जो पिछड़ी जातियां हैं वो कहेंगी कि अगर अपर कास्ट की आबादी कम है
और उनकी सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति बेहतर है, तो सबसे पहले तो जो EWS का जो आरक्षण 10% का मिल रहा है वो किस आधार पर मिल रहा है। दूसरा, जो बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन है उसमें जब EBC और OBC जातियों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर आरक्षण के पैरामीटर को बदलने की मांग होगी और जो इस समय आरक्षण का ब्रैकेट है उसको तोड़ने की मांग होगी और 50% से ज़्यादा आरक्षण की मांग होगी। और इससे कहीं ना कहीं एक तरह से कास्ट वॉर छिड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि OBC का काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है मराठा आरक्षण को लेकर, उसी तरह से अलग अलग राज्यों में जो OBC की डोमिनेंट जातियां हैं और जो OBC की लेस डोमिनेंट जातियां हैं उनके बीच में एक पोलराइजेशन होगा। हालांकि बीजेपी जिस तरह से बिहार में कार्ड खास करके खेल रही है उसका मकसद यही है, जो अमित शाह के बयान से दिखता है कि यादव और मुसलमान के खिलाफ जो OBC और EBC की जो कम इंपॉर्टेंट जातियां हैं यानी कि लेस डोमिनेंट जातियां हैं उनको खड़ा किया जाए। और इसीलिए अमित शाह इस बार को बार बार कह रहे हैं कि यादवों के और मुस्लिम का जो प्रतिशत है उसको नीतीश कुमार और RJD की पार्टी ने जो सेंसस कराया, जो सर्वे कराया है उसमें ज़्यादा दिखाया है। यानी कि वो चाहते हैं कि वो जो दोनों OBC और EBC जातियों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और डिपेंड हो और जिसका कि फायदा बीजेपी को हो। लेकिन मोटी बात है कि बिहार के कास्ट सर्वे से, उसके आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आने से पूरे देश भर में अब OBC सेंसस कराने की मांग और गहरा जाएगी, जो कि बीजेपी के लिए एक मुश्किल भरा कदम भी हो सकता है और बीजेपी उसमें से फायदे की उम्मीद भी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है जो कि OBC की लेस डोमिनेंट जातियां हैं उनकी जो स्थिति है उसके बारे में रिपोर्ट बनाई गई है। तो बीजेपी उसके सहारे यानी कि OBC की डोमिनेंट जातियों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़कर बीजेपी उसका फायदा उठा सकती है। लेकिन इसमें रिस्क यही है कि ये जो काउंटर पोलराइजेशन OBC जातियों में होगा, जो कि डोमिनेंट जातियों की कई सारी जातियां हैं जो बीजेपी को भी वोट करती है, मसलन कुर्मी जाति। यादव भले बीजेपी को वोट न करे लेकिन कुर्मी जातियां बीजेपी को वोट करती है। तो वैसी स्थिति में एक काउंटर पोलराइजेशन होने की उम्मीद है। और दूसरा, जो बीजेपी का जो विनिंग फार्मूला है, हिंदुत्व का फार्मूला, उसके कमजोर होने की आशंका हो जाएगी अगर कास्ट सेंसस को बीजेपी नेशनली कराती है और या फिर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को जारी करती है, तो उससे जो हिंदुत्व का विनिंग फार्मूला है वो टूट जाएगा, उसके टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बीजेपी के सामने इस समय एक तरफ से कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। इसमें से रास्ता बीजेपी कैसे निकालेगी ये आने वाले दिनों में साफ दिखेगा। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।